हेलो भाई और बहनों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस का सीज़न 16 यानी सोलफुल सीज़न ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिग बॉस ने एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के नाम पर कितना बड़ा भीषण गेम खेला है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बिग बॉस ने क्या बड़ा वाला गेम खेलेला है। और क्या आपको लग रहा है कि बिग बॉस अब छपरिस्तान का अड्डा बन गया है। आइए इस बारे में बात करते हैं। और हाँ, क्या आपको ये भी लग रहा है कि इस बार वोट्स का या पब्लिक सेंटिमेंट का सम्मान किया मेकर्स ने। आइए इन सारी बातों के बारे में खुल के बात करते हैं अपन। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा कि कैसे इंडिया के रियलिटी शोज में छपरिस्तान का बोलबाला होता जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, हमने लॉकअप नाम का शो देखा था जहां पर एक छपरी मुनव्वर था फारूकी, वो जीत गया। उसके बाद हमने बिग बॉस 16 के अंदर देखा छपरियों का बेताज बादशाह यानी कि एमसी स्टैन, ये यहाँ पर जीत गया। एमसी स्टैन एक्चुअली में काफी ऑनेस्ट है, काफी रियल है, लेकिन मुनव्वर फारूकी एक नंबर का घरदुल्ला था, एक नंबर का फेक पदार्थ। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों की जो फैन फॉलोइंग है या फिर फैन आर्मी है वो इन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट करती है, प्यार करती है। और कितना प्यार करती है ये हमने आप सबने देख लिया है। टीवी के बड़े बड़े नाम पीछे रह गए और एमसी स्टैन अकेला ही 50 to 60% वोट लेकर के बिग बॉस 16 की ट्रॉफी अपने घर ले गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि एमसी स्टैन डिजर्विंग नहीं था, कई लोग कह रहे हैं कि डिजर्विंग था। अब इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि एमसी स्टैन डिजर्विंग था, लेकिन शिव से ज्यादा डिजर्विंग नहीं था। पूरे सीजन को शिव ने रन किया है, लेकिन जैसा कि आपने बिग बॉस 10 के अंदर देखा था, पूरे सीजन को रन करने वाला दोस्तों पीछे रह गया था। लेकिन उस सीजन का जो कॉन्सेप्ट था कॉमनर्स वर्सेस सेलेब, उस फॉर्मेट को जस्टिफाई करने के लिए एक सीधे साधे कॉमन मैन यानी कि मनवीर द गुर्जर को ट्रॉफी दी गई थी। ऐसे ही यहां पर एमसी स्टैन, जिसकी फैन फॉलोइंग के दम पर बिग बॉस टीआरपी लेना चाहता था, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग की वजह से इस साल बिग बॉस को काफी अच्छी खासी टीआरपी मिली है। और एमसी स्टैन के जो फॉलोअर्स हैं भाई साहब, एक ही दिन में इतने सारे बढ़ गए, 8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया अगर एमसी स्टैन के इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो आने वाले सीजन में कोई भी आएगा छपरा छपरी और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे तो वो जीत जाएगा। तो ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ फॉलोअर्स होना ही एक जीत की गारंटी होती तो एमसी स्टैन के बाद जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे ना बिग बॉस 16 में, वो थी सौंदर्या शर्मा। और सौंदर्या शर्मा कितनी जल्दी निकल गई, कैसी थी उसकी जर्नी, ये आप सबने देखा है। तो यहां पर ना सिर्फ मैं बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले, बल्कि मेकर्स इस बार क्या क्या करना चाहते थे, क्या सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला आराम से जीत जाता है, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके पहले हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। अब हम यहां पर बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले की बात करें, सीजन के एक रिकैप की बात करें, उसके पहले मैं आपको झलक दिखला जा 10 के ग्रैंड फिनाले में लेकर के जाना चाहूंगा, जहां पर 3 फाइनलिस्ट थे, एक वो गुंजन, एक रूबीना दिलाक और तीसरा फाइनलिस्ट था फैजू, जो कि छपरे छपरियों के दिल की एक धड़कन है और इंस्टाग्राम पर आई थिंक उसके 20-22 मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो अगर देखा जाए तो फैजू उस सीजन का निर्विवाद रूप से एक विनर बन जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर मेकर्स ने कैसा गेम खेला था, मेकर्स ने करण जौहर को खड़ा कर दिया था और करण जौहर ने बड़ी बड़ी बातें करी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया 3 फाइनलिस्ट के वोट्स इक्वल हैं और जो क्यूमुलेटिव स्कोर हम लोगों ने लिया है उसके अकॉर्डिंग गुंजन जीत जाती है। मतलब यहां पर एक चीज तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जानी चाहिए या फिर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि किसी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है तो वो जीत जाएगा, ये एक भ्रम है। इस भ्रम को आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि फैजू के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे और फैजू की जितनी भी एक फैन फॉलोइंग है वो सब लोग झलक दिखला जा देख रहे थे। लेकिन मेकर्स ने वहां पर फैजू को नहीं, गुंजन को विनर बनाया था, अलग ही लॉजिक दे करके कि भैया सबके स्कोर टाई हैं, सबके वोट टाई हैं। फैजू के क्या जबरदस्त फॉलोअर्स हैं, फैजू के कंपैरिजन में रूबीना और गुंजन के तो घंटा कोई फॉलोअर्स है भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद फैजू के वोट इन दोनों के वोट के बराबर थे। ये एक मजाक था और इस मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं जन्नत जुबैर और फैजू दोनों ही खतरों के खिलाड़ी में थे, लेकिन खतरों के खिलाड़ी को टीआरपी दिलाने के लिए फैजू और जन्नत को आखिरी तक रखा था मेकर्स ने। वहां पर फैजू ने अच्छी टक्कर दी थी, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं जन्नत से और फैजू से, उन्होंने वहां पर दम दिखाया था। लेकिन वहां पर फैजू और जन्नत दोनों ही नहीं जीते थे। जीता कौन था? तुषार कालिया, जिसने डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टंट परफॉर्म किए थे, लेकिन वो कलर्स का एक बड़ा फेस भी था। जितनी सच्ची ये बात है उतनी सच्ची एक बात और है कि तुषार कालिया को कलर्स का फेस होने का कोई बहुत बड़ा फायदा या प्रिविलेज हासिल नहीं हुआ। उसने वहां पर सारी चीजें अर्न की थी और ये सारी चीजें मैंने भी देखी हैं, आपने भी देखी हैं। और अगर आप चाहें तो खतरों के खिलाड़ी के जो रिव्यूज मैंने करे हैं वो आप देख लीजिएगा। तुषार ने हर स्टंट में खुद को साबित किया था। अब खतरों का खिलाड़ी और झलक दिखला जा, इन दोनों शोज का रेफरेंस मैंने आपके सामने इसीलिए रखा है सो दैट आपको एक रियलिटी चेक मिल जाए कि जस्ट बिकॉज किसी के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग या फॉलोअर्स हैं तो वो बैठे बैठे जीत जाएगा। जी नहीं साहब,
होगा वही जो मेकर्स चाहेंगे। और यहाँ पर बिग बॉस 16 के अंदर मेकर जो नैरेटिव चलाना चाहते हैं, इस नैरेटिव को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसका एक हिंट या अंदाजा मैं आपको पहले ही दे चुका था कि MC स्टैन जीतने वाला है, शिव नंबर 2 आएगा, जग्गा नंबर 3 पर आएगी। जब शिव ठाकरे की जर्नी दिखाई गई थी, वो जर्नी अनडाउटेडली सबसे ब्रिलियंट और सबसे बेस्ट थी। और वो जर्नी वीडियो देखकर मैंने कहा था कि शिव को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट या फेयरवेल दिया जा रहा है। ब्लोइंग थी, स्पेशली शिव की जर्नी तो ताबड़तोड़। आई थिंक बिग बॉस के इतिहास की सबसे बेस्ट जर्नी अगर किसी की रही है तो वो शिव ठाकरे की रही है। अब ये हो गई है इमोशनल बातें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बातें भी कर लें DS के। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर मैं एक अलग नज़रिए से देखूं, और शिव ने जो सूट पहना था, अगर आपने बिग बॉस मराठी देखा है तो उसका जो फिनाले था ना, उसमें शिव ने इसी कलर का सूट पहना था। और यहाँ पर इतनी स्पेशल जर्नी के टाइम पर भी शिव ने उसी कलर का सूट पहना है। अब इन चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो फिर ये जर्नी मुझे एक परफेक्ट फेयर वाली या फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूट वाली जर्नी लगती है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी 2 ऑलरेडी जीत करके आ चुका है। और जिस तरह से मेकर्स ने वो शिव का और प्रियंका का डांस सीक्वेंस शूट किया था फायर आइस वाला, मैंने वहां पर भी कहा था कि ये दोनों टॉप 2 में नहीं है। टॉप 2 में शिव और स्टैन ही आने वाले। जग्गा को जबरदस्ती में दिखाया जा रहा है। तो जो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की थी, मैंने आपके सामने वो चीज रखी। और अब जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो एक फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन हो सकता है, या फिर फ्यूचर के लिए ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या फिर कई सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाला वो रियलिटी चेक हो सकता है। कई सारे लोग, मतलब अंकित कहिए, प्रियंका कहिए, अर्चना कहिए, या पूरी जो झंडली के लोग हैं जिन्होंने डे 1 से फेक नैरेटिव चलाने शुरू कर दिए थे। और इन्हें क्या लग रहा था, स्पेशली अंकित जैसे लोगों को जो कि इतने घमंड में डूबे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि शीतल मैया हर साल कलर्स के फेस को जताती है और इस बार भी वही होगा। और ये घमंड, ये गुरूर आपने सबने देखा। ये अंकित और ये प्रियंका दोनों मिलकर के पब्लिक को कैसे बेवकूफ बना रहे थे। इनफैक्ट फिनाले में भी अंकित कितना जबरदस्त तरीके से, मतलब घमंड में एकदम लदर पदर होकर के आया था। हालांकि फ्लो में या फिर घमंड में अंकित ने एक चीज एक्सपोज कर दी थी कि प्रियंका और अंकित दोनों को ही मेकर्स लव कपल या लव एंगल के रूप में आगे पुश कर रहे थे। लेकिन अंकित के इस एक्सपोज या फिर ब्लंडर को कवर करने के लिए प्रियंका जबरदस्ती में टांग अड़ा देती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अंकित और प्रियंका डे 1 से फेक थे। फेक नैरेटिव इन लोगों ने डे 1 से चिपकाना शुरू कर दिया कि अकेली अकेली अकेली। अरे काहे की अकेली भाई साहब? बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक कंटेस्टेंट जो अकेली एंटर भी नहीं कर पाई, वो खुद को अकेली बोलती रही। यही नहीं, 400 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पेड PR ऑफिशियली वाइल्ड कार्ड बनकर के 15 दिन तक इस गर्दुल्ली प्रियंका के साथ रहता है। लेकिन इसके बावजूद इसके नल्ले फैंस वो अकेली है, वो अकेली है। आपने एक फोटो देखा होगा जो कि कल से वायरल हो रहा है, जहां पर विकास और उसकी वो सूट चोर वाइफ और उनकी क्लाइंट प्रियंका एक ही फ्रेम में है। तो ये जो चीजें हैं कि कैसे ये विकास, प्रियंका, अंकित और ये विकास की वाइफ ये मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे। ये लोग एक नंबर के झूठे लोग थे, फेक लोग थे, मक्कार लोग थे। और इन लोगों को मैंने अपने रिव्यूज में काफी अच्छे तरीके से एक्सपोज करा है। और इन फेक लोगों को बराबर टक्कर मिल रही थी शालीन और टीना और अर्चना से, जो कि बाहर से ही एक सेटिंग या फिर एक प्लान बना करके आए थे कि उन्हें क्या करना है। शालीन और टीना के बारे में और जूजू राम डॉली के बारे में इनकी जो सेटिंग वगैरह है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए हुजूर, मैं टीना को, शालीन को कितना ही फेक बोल लूं, लेकिन मम्मियों में मम्मी, टीना की मम्मी जैसी किसी की मम्मी नहीं है। एकला चलो एकला। कृष्णा ने क्या मजे दिलाए थे उस इवनिंग में। वैसे ये एकला चलो के ऊपर अर्चना ने कुछ टिप्पणी करी थी। आइए अर्चना की बात करते हैं। ये अर्चना जो कि खुद को बड़ी क्वीन समझ रही थी, फालतू की शेरो शायरी करती रहती थी, उसे लग रहा था कि वो इस सीजन की क्वीन है, जबकि हकीकत में अर्चना एक नंबर की गुलामटी। और हाँ, जो कांग्रेसी DNA है ना इसके अर्चना के अंदर, वो यहाँ पर वो भर भर के दिखाती रही। बाहर इनकी पार्टी हार जाती है तो EVM के ऊपर ब्लेम डाल देते कि EVM हैक हो गई। और ये अर्चना यहाँ बिग बॉस के अंदर जब हार रही है, उसे भी पता है कि उसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खैरात में वो फाइनलिस्ट बन जाती है, लेकिन खुद को विनर बोलती फिर रही है। अर्चना जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि वो लोग हार को ग्रेसफुली स्वीकार नहीं कर सकते। ये अर्चना जो कि खैराती फाइनलिस्ट है, सुंबुल के 17 मिनट का जिक्र तो हर कोई करता रहता है कि वो 17 मिनट। इनफैक्ट ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने भी बोला था कि सुंबुल, तुम्हारे 17 मिनट के ऊपर वो SRK का कॉल आया है कि वो तुम्हें चक दे के सीक्वल में लेना चाहता है। लेकिन व्हाट अबाउट अर्चना के 14 मिनट? अर्चना वाज द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर, इसके बावजूद वो फाइनलिस्ट बन जाती है। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई मीडिया वाला, होस्ट, कृष्णा, बिग बॉस में कोई भी इस तरह के सवाल नहीं करेगा
करेगा कि अर्चना, अगर ये टास्क इंडिविजुअल टास्क होती, बेटा तुम तो फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाते, क्योंकि तुम में अपने दम पर फाइनलिस्ट बनने की औकात ही नहीं थी। अपने दम पर जो बंदे फाइनलिस्ट बनकर आए, शिव और स्टैन, अनडाउटेडली शिव स्टैन इस सीजन के सबसे रियल और सबसे डिजर्विंग फाइनलिस्ट थे, जो कि यहां पर इत्तेफाक से टॉप 2 में भी आ जाते हैं। जैसे कि निम्रत बोल के गई थी उसके एलिमिनेशन के टाइम कि शिव और स्टैन को टॉप 2 में देखना, सलमान खान दोनों का एक हाथ पकड़े हुए हैं और उन दोनों में से कोई एक विनर बन जाए। अब ट्रॉफी मंडली में आई है ना, तो कुछ हेटर्स वगैरह कह रहे हैं कि भाई मंडली का ऑफिस कहाँ खुल रहा है, ट्रॉफी किसके ऑफिस में या किसके घर पे रखी जाएगी। भाई साहब, अगर जग्गा को ट्रॉफी मिलती तो क्या वो तुम्हारे घर में आती क्या? यहाँ पर MC स्टैन सबसे ज्यादा डिजर्विंग हो ना हो, लेकिन वो सबसे ऑनेस्ट जरूर है। उसने कोई डिप्लोमेसी या फिर कोई शुगर कोटिंग बातें नहीं करी। जो उसके मन में था वो उसने शो के अंदर भी बोला और शो के बाहर भी आकर के बोला। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर या एक चीज मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि मुझे MC स्टैन के वो छपरा छपरी टाइप के रैप्स, मुझे उसकी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को छपरा छपरी बोलता हूं, लेकिन फिर भी MC स्टैन बाकी के छपरे छपरियों से थोड़ा सा डिसेंट लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी एंड थॉट प्रोसेस। MC स्टैन की जगह कोई और इंसान होता ना तो वो शायद बड़ी बड़ी डींगे फेंकता, लेकिन MC ने बाहर आकर सबसे पहले यही बोला कि भाई उसे फैन फॉलोइंग की वजह से वोट मिल गए, अदरवाइज सबसे ज्यादा डिजर्विंग तो शिव था। एक नहीं, बार बार MC स्टैन बोल चुका है कि उससे ज्यादा डिजर्विंग शिव ठाकरे था, और शिव ठाकरे का ये सपना भी था, उसका जुनून भी था। लेकिन जैसा कि हम देखते आए हैं बिग बॉस के इतिहास में, 400 साल के इतिहास में, कि वो बंदा जो पूरे सीजन को रन करता है, बिग बॉस वाले उसे ट्रॉफी देने से कतराते हैं। हालांकि शिव ठाकरे ऑलरेडी बिग बॉस का विनर बन चुका है, उसके घर में बिग बॉस की ऑलरेडी एक ट्रॉफी है। अब ये फर्क है कि वो वहां पर बिग बॉस मराठी की ट्रॉफी है, बिग बॉस हिंदी की ट्रॉफी नहीं है, लेकिन है बिग बॉस का विनर वो, और है बिग बॉस की ट्रॉफी उसके घर में। यही चीज उसके अगेंस्ट गई है, और यही चीज मैंने पहले भी कही है कि अगर शिव विनर नहीं बनेगा तो सिर्फ इसी वजह से नहीं बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक फॉर्मेट जीत करके आ चुका है। और डेफिनेटली यहां पर मेकर्स एक चीज से कई शिकार और करना चाहते थे। सबसे पहले तो मेकर्स एक नैरेटिव चेंज करना चाहते थे। इसके बारे में मैंने भी बातें करी हैं, इस बारे में मैंने भी बातें करी हैं, और इसी बारे में डेबोलिना और राजीव अडातिया का एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है, जहां पर अडातिया कह रहा है कि इस साल अगर ये जगह नहीं जीती, दैट मींस मेकर्स नैरेटिव शिफ्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या फिर मेकर्स अपने पाप धोना चाहते हैं। और पाप वो कैसे धो रहे थे? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड की पीपीड़ी बजाकर। जैसे ही इस सीजन के प्रोमो आने शुरू हुए थे, सलमान खान ने कहा था अब तो बिग बॉस खुद खेलेंगे, अब घोड़ा भी 2.5 चाल नहीं उल्टी चाल चलेगा, अब सूरज नहीं चांद दिखेगा। क्यों? क्योंकि बिग बॉस खुद खेलेंगे। जैसे ही ये प्रोमो आने शुरू हो गए, मैं एक चीज तो अच्छे से समझ गया था कि यहां पर कुछ अलग होने वाला है। बस इतना देखना था कि क्या वाकई में ये लोग पब्लिक सेंटिमेंट की कदर करेंगे, वोट्स की कदर करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि थ्रू आउट द सीजन मेकर्स ने पब्लिक वोट या पब्लिक सेंटिमेंट की कोई वैल्यू या कोई कद्र नहीं की, और ये कैसे नहीं की ये आप सबने देखा है। जब जब साजिद खान इसमें नॉमिनेशन में आता था, या तो वोटिंग लाइन बंद हो जाती थी, या अगर वोटिंग लाइन खुलती भी थी, वोट आते भी थे, तो डायरेक्टली नो एलिमिनेशन हो जाता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर वोटिंग की कहीं कोई कद्र नहीं होती है। पूरे सीजन में पब्लिक वोटिंग एंड पब्लिक सेंटिमेंट को इग्नोर करने वाले बिग बॉस ने आखिरी में आकर के अपने दाग धो लिए, और जिस बंदे को ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इसकी स्टैन की है, तो उसी को सबसे ज्यादा वोट आने थे। तो यहां पर बिग बॉस ने वही करा जो वो डे 1 से प्लान करके आए थे। पूरे सीजन में पब्लिक वोटिंग एंड पब्लिक सेंटिमेंट की धज्जियां उड़ाने वाले बिग बॉस ने लास्ट में पब्लिक वोटिंग का नाम लेकर के MC के हाथ में ट्रॉफी दे दी। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि MC सबसे ज्यादा ऑनेस्ट एंड सबसे रियल कंटेस्टेंट था, लेकिन सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट शिव ठाकरे था, लेकिन वो नहीं जीता। उसके पीछे रीजन क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वहीं प्रियंका, अर्चना और शालीन, अंदर ये लोग एक फेक नैरेटिव चलाते रहे, बाहर इनके जितने भी ठुल्ले PR वगैरह थे वो लोग एक फेक नैरेटिव चलाते रहे, पब्लिक को मिसलीड करते रहे कि जाओ वोटिंग करो, ये करो वो करो, सर्वश्रेष्ठ औरत, रियल, दबंग, घंटा। अगर अर्चना इतनी रियल है, इतनी दबंग थी, तो फिर वो बाहर क्यों आई? अंदर वो बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं माता की चुनरी लेकर के नहीं गई, हाय हाय मैं बाहर हो गई। स्टेज पर अर्चना की ये तेवर कहाँ चले गए थे जो वो मीडिया के सामने दिखाती फिर रही है? स्टेज पर आर्ग्यूमेंट करती ना, स्टेज पर तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा उसने, अर्चना ने चुपचाप चली गई बाहर। ये अर्चना जो कि शो के अंदर जब तक थी, छोटी छोटी बात के ऊपर रूठ जाती थी, बवाल करती थी, नहीं 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 मैं तो नंबर 1 डिजर्व करती हूँ। लेकिन सलमान खान के सामने या सनी देओल के सामने अर्चना के मुंह में दही जम गया था। मतलब वो कितनी रियल है और कितनी दबंग है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हालांकि अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले अंदाज में अर्चना, जग्गा का PR और वो चबरी क्या है भाई साहब, कलर्स का ऑफिशियल ठुल्ला PR है,
पिछली बार उसका जो प्रेडिक्शन था ना फेकस्वी की जीत का, वो सच साबित हो गया था, तो खुद को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था। और पिछले सीजन में जो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि भैया वो करण कुंद्रा जीत सकता है, मेरे प्रेडिक्शन गलत हो गए थे। उसके बाद ना कई लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल करा, लेकिन मैंने इस सीजन में डे वन से ही कमर कस के अपनी तैयारी कर ली। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और जैसे ही ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली खिचड़ी पकाई मेकर्स ने, मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई शिव ठाकरे ऑलरेडी बिग बॉस मराठी का विनर है और एक शो का विनर दूसरा शो नहीं जीतता है, और क्या पता यही हो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैंने बोला नहीं भैया ये नहीं होगा। फिर आता है जय भानुशाली का एक स्टेटमेंट जहां पर वो कहता है कि कलर्स का फेस कौन है, प्रियंका, वो जीतेगी। अगर वो नहीं जीती तो कौन जीतेगा, वो वायाकॉम का फेस या एंडेमोल का फेस कौन, शिव ठाकरे, वो जीत सकता है। लेकिन शिव और प्रियंका के बीच में से एक छोटी सी पतली गली निकाल करके एक नॉन टीवी फेस एमसी स्टैन को ट्रॉफी दी गई है, और ये सब बिग बॉस ने डे वन से ही प्लान किया था। हम लोग यहाँ आपस में आर्ग्यूमेंट करते रहे कि भैया कलर्स टीवी का कौन सा फेस जीतेगा, निम्बो जीतेगी या फिर प्रियंका जीतेगी। वहीं स्टार टीवी का फेस था वो सुम्बुल। मतलब कोई सी भी टीवी हो, चाहे वो कलर्स टीवी हो या स्टार टीवी हो, बिग बॉस को इस बार किसी भी टीवी फेस को विनर बनाना ही नहीं था। यही तो था इस बार का सबसे बड़ा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप यही सोचते रहे कि ये टीवी फेस, वो टीवी फेस, बिग बॉस ने विनर बना दिया एक नॉन टीवी फेस। दिस वॉज द बिगेस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला फंडा, जहां पर अर्चना गौतम के पास एक बेहतरीन मौका था खुद को विनर के रूप में एस्टैब्लिश करने का, लेकिन वो डे वन से फेक पंती करती रही, छोटी छोटी बातों के ऊपर मुद्दे बनाती रही। कहने का मतलब है कि अर्चना अगर रियल रहती, क्योंकि वो खुद बोल चुकी है ना कि वो बाहर की दुनिया में ऐसी नहीं है। शो के अंदर क्या हो गया भाई साहब, शो के अंदर दिखने के लिए तुम फेक फाइट कर रही हो, बाथरूम में बाल काट करके डाल के आ रही हो, अपने फिर बोल रही है कि गंदगी पड़ी है। तो जितनी ये फेक बनती गई ना, उतने ही इसके चांसेस कम होते गए। अदरवाइज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, सो दैट बाकी कलर्स की बहुओं को पीछे छोड़ करके आगे आ सकती थी। लेकिन जब दिमाग में भूसा भरा हो तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। ये अर्चना जो आए दिन स्टैन को कोसती रही कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है। स्टैन के लिए तो देश के सारे रैपर्स इंक्लूडिंग बादशाह, इन सब ने वोट अपील भी करी, इसको सपोर्ट भी करा। लेकिन जिस दीदी के नाम से ये इतना उड़ती है, दीदी ने तो वोट अपील तो छोड़ो, अर्चना के नाम से कोई ट्वीट तक नहीं करा। लेकिन ये गुलमटी फिर भी तलवे चाटेगी जाकर अपने दीदी की। और वो भी क्यों? क्योंकि ये एक नंबर की चमची है, गुलमटी है, तलवा चाटू एक नंबर की है। और ये दीदी की चमची नेता बनना चाहती है, नेता बनना चाहती है। नेता कौन? जो राजनीति करें, जिनमें बुद्धि हो। लेकिन इस फूहड़ बकवास करने वाली महिला में तो कोई बुद्धि है ही नहीं। बिग बॉस ने खुला मैदान दे दिया कि जाओ सिमरन, जी लो अपनी ज़िंदगी। जो सबसे रियल होगा, जिसकी बॉन्डिंग, जिसकी दोस्ती, जिसकी इंटेंशन सबसे रियल होगी, उसे इस बार बिग बॉस ट्रॉफी देगा। एक नहीं कई दफ़े बिग बॉस बोल चुके हैं कि उन्हें सच्चे रिश्ते या सच्ची दोस्ती का इम्तिहान लेना बहुत अच्छा लगता है। दैट वॉज एन इंडिकेशन कि रियल रहो, सच्चे रिश्ते, सच्ची दोस्ती निभाओ। लेकिन ये अर्चना जैसे फेक लोगों को तो कुछ पल्ले पड़ता है नहीं। तो बिग बॉस का जो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला गेम था ना, ये अर्चना या इसके लपट झंडली को कभी पल्ले नहीं पड़ा कि बिग बॉस एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं। इस बार क्या है कि बिग बॉस यहाँ पर अपने दाग धोने की चेष्टा में थे। बड़ा तबियत वाला गेम खेल गए बिग बॉस एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के नाम पर। अब क्या होता है ना कि हमारे देश के अंदर वो अडानी के ऊपर तो कंट्रोवर्सी चली रही है, और कलर्स टीवी किसका है? अंबानी का। अंबानी के जितने भी पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स और एक रेप्यूटेशन जो है ना, वो दांव पर लग जाती है। पीछे के सीजन में भी हमने सुना था कि काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स या बड़े बड़े सेलेब जो है वो कलर से थोड़ा कन्नी काट रहे हैं, वो बिग बॉस में नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेकर्स ने डे वन से ही ये प्री प्लान एजेंडा बना रखा था कि उन्हें इस बार नॉन कलर्स फेस को ट्रॉफी देनी है। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि एमसी स्टैन ने नाना करते हुए कम से कम 10 से 15 बार बाहर जाने की जिद करी थी। वो तो 2 करोड़ देने को भी तैयार था, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान ने उसे मोटिवेट करा, कभी बूबा से कॉल करवाया, कभी बूबा के कपड़े भेजे गए। मतलब मेकर्स चाह रहे थे, वो डेस्परेट थे कि एमसी को रखें लास्ट तक, सो दैट क्या है ना कि फाइनल तक एमसी रहे। फिर एमसी के फैन फॉलोइंग से टीआरपी भी आए, और एमसी के पास क्या है ना कि सबसे कट्टर फैन फॉलोइंग यानी सबसे बड़ा वोट बैंक था। लेकिन सबसे ज्यादा फॉलोअर्स और सबसे बड़ा वोट बैंक तो झलक दिखला जाए में फैजू का था। लेकिन वहां पर करण जौहर ने बोल दिया था कि भैया ये तीनों के बीच में टाई हो चुका है। आप यकीन मान करके चलिए, यहाँ पर मेकर्स का प्लान ए क्या था? मेकर्स का प्लान ये था कि शिव या स्टैन में से कोई एक टॉप 2 में आए और उनके सामने खड़ी हो जाए प्रियंका, और फिर लास्ट मोमेंट पर ये मेकर्स हर साल की तरह करते लाइव वोटिंग। एंड लाइव वोटिंग जिस किसी ने भी करी होगी उसे अच्छे से पता होगा कि लास्ट मोमेंट पर वोट का जो सर्वर है वो क्रैश कर जाता है। और कैसे फिर वहां पर मेकर्स बोलते हैं कि लाइव वोटिंग में हमारी बहू या दामाद जीत गया, लो 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 ट्रॉफी पकड़ लो। आपको याद है ना बिग बॉस 13 के टाइम पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहां पर
वो जो पीसीआर रूम होता है वहाँ से मनीषा या फिर कोई तो था जो बोल रहा था वोट्स इक्वल आए हैं। भाई ऐसा कैसा सिस्टम होता है कि वोट हमेशा इक्वल ही आते हैं? बिग बॉस 13 में वोट इक्वल, यहाँ झलक दिखला जा में वोट इक्वल, तो ये कैसे झुंझुना पकड़ा देते हैं ना ये लोग पब्लिक को, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन इस बार मेकर्स अपने दाग धोने के लिए डेस्परेट थे, इसलिए उन्होंने लाइव वोटिंग ही नहीं रखी। अगर कलर स्पेस होता टॉप 2 में तो ये लाइव वोटिंग ज़रूर आती। ये भी एक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के तहत रचा गया प्लान या फिर साजिश या षड्यंत्र या स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं इसे। हालांकि एमसी को जो ट्रॉफी मिली है वो कई लोगों को हजम नहीं हो रही है, स्पेशली अंकित गुप्ता जैसे लोग या अर्चना जैसे लोग। लेकिन क्या एमसी वाकई में नॉन डिजर्विंग है? अगर एमसी नॉन डिजर्विंग होता तो वो जो नॉमिनेट के नॉमिनेशन वाली टास्क होती है वहां पर सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस एमसी का था। टॉर्चर वाली टास्क जहां पर एमसी के ऊपर सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि शिव की आंख को इन लोगों ने इंजर्ड कर दिया, उसमें वो हल्दी वगैरह भर दी, लेकिन सबसे ज्यादा टॉर्चर तो एमसी के साथ ही करा था ना। उसकी खोपड़ी पर बाल्टी वगैरह फेंकी गई थी, उसका हेलमेट उतर गया था। एमसी पिछले 3-4 वीक से जगा है, लेकिन लास्ट मिनट पर जाग तो गया। आप लोग तो लड़ने के लिए फेक फाइट करते रहे। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए थी, बिग बॉस ने एक नहीं कई बार बोला कि उसके लिए यानी बिग बॉस के लिए सच्ची दोस्ती में लॉयल्टी कितनी है, ये चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। और सच्ची दोस्ती या सच्चे लोग या सच्ची दोस्ती निभाने वाले लोग टॉप 2 बने हैं। और ये वो 2 लोग हैं जो कि 9 मिनट के नॉमिनेशन वाली टास्क में सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर थे। अपने बूते टिकट टू फिनाले अर्न किया था शिव ने और स्टैन। एंड जिस तरीके से अर्चना या फिर प्रियंका या फिर इनके जितने भी झंडेली के लोग थे, ये आए दिन एमसी को ट्रोल करा करते थे। भाई एमसी सबसे अलग है, चाहे उसका लुक हो, उसका पहनावा हो, उसकी बातें करने का तरीका। और एक चीज जो कि एमसी स्टैन को सबसे यूनिक और अलग बनाती है, एमसी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला। इनफैक्ट एमसी ने हर बार सबसे यही बोला है कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी दे। एमसी ने कभी नहीं बोला कि उसे विनर बनाओ, एमसी ने बोला कि मेरे दोस्त को, मेरे भाई शिव को ट्रॉफी दो। तो जब आप दूसरे के लिए अच्छा बोलते हो, दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो, दूसरे के लिए अच्छी दुआएं करते हो, तो ऊपर वाला ना सबसे ज्यादा फायदा आपका कराता है। कई लोग ना कल से कमेंट कर रहे हैं कि भाई दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है, इसलिए शिव नहीं जीता। अरे भाई शिव जो है ऑलरेडी तुम्हारी जग्गा से ऊपर है। और ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की बात कर रहे हो ना, सारे जग्गा फैंस और सारे अंकित फैंस और अर्चना फैंस दूसरों के लिए यानी मंडली के लिए गड्ढा खोदने वाले मंडली से पीछे रह गए, मंडली वाले आगे निकल आए हैं। तो ये जो जैस दे रहे हैं ना कई लोग कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद उसमें गिर जाते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा अर्चना ने, जग्गा ने, अंकित ने। अंकित तो कितना हवा में उड़ रहा था यार, मतलब कितना घमंड में था। लेकिन क्या समय ने करारा थप्पड़ मारा है अंकित गुप्ता के थोबड़े के ऊपर कि एपिसोड में लिटरली रो पड़ा है। और रोते रोते अंकित ने यह भी बोल दिया कि वो तो इस शो में इसके प्रियंका के लिए आया था। प्रियंका बोलती कि वो अकेली आई थी, अंकित उसके लिए 12 वीक तक सपोर्ट में रहा। एंड ये प्रियंका जो कि अंदर एक झूठा नैरेटिव चला रही थी कि वो अकेली थी, बाहर उसके फैंस बोलते अकेली। तो ऐसे आंख के अंदर नाम नयनसुख वाले फैंस को ना एक थोड़ा सा सच्चाई का मैं एक आईना दिखा देता हूं। 12 वीक तक प्रियंका और अंकित साथ में थे और ये सीजन था 19 हफ्तों का। 19 में से 12 गए तो बचते 7 हफ्ते। उन 7 हफ्ते में 2 से ढाई हफ्ते विकास साथ में था और आखिरी के 3 वीक तो टीना साथ में थी। और पूरे थ्रू आउट द सीजन सौंदर्या, अर्चना और शालीन भी बीच में आता रहा जाता रहा। तो वो अकेली कब थी? ये जो अकेली खेलने का जो जैज है ना, ये चूरन, ये आप खुद रखो अपने पास या फिर अपने ठुल्लों को चिपकाओ जाकर। वो अकेली कभी नहीं थी। वो झंडली बाहर और अंदर दोनों जगह झंडली लेकर के आई थी और एक पीआर को तो अंदर मेकर्स ने भेज दिया था। इतने सारे सपोर्ट सिस्टम के बावजूद आपकी गर्दुल्ली लूना बुलेट नहीं बन पाई। आप लोग कितना भी कर लो। और हाँ, गूहर को कैसे भूल गए? गूहर एक ऐसी पनौती है, वो जिसके सपोर्ट में ट्वीट कर देती है वो बंदा हार ही जाता है। और जैसे ही गूहर ने ट्वीट करे थे, मुझे तो ये गारंटी मिल गई थी कि अब ये जग्गा नहीं जीतने वाली है। सीधी बात, नो बकवास। और रही बात मंडली की, तो मंडली के बारे में हमेशा कहता रहा हूं कि भैया पूरे सीजन में मंडली का बोलबाला रहा है। मंडली में सच्चाई थी और सच्चे का बोलबाला होता है, झूठे का मुंह काला होता है। बिग बॉस के इतिहास के 2 सबसे सच्चे कंटेस्टेंट टॉप 2 बने हैं, ये मंडली की जीत है। और मंडली कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे हमारे इंडिया में कहा जाता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी तरह से आप देखें तो मंडली में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थी। हाँ, ईसाई कोई कंटेस्टेंट नहीं थे, लेकिन एक बाहर का विदेशी मुल्क का एक कंटेस्टेंट था। तो ये जो मंडली है ना, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम कहिए या फिर अतिथि देवो भव। और मंडली को नीचा दिखाने के लिए अर्चना ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन क्या हुआ? अर्चना पीछे रह गई, मंडली आगे आ गई। आप लोग जितनी कोशिश करते रहे कि मंडली हार जाए, मंडली हार जाए, मंडली उतनी ही आगे बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि मंडली के लोगों की इंटेंशंस और नियत साफ थी। मंडली के लोगों ने सच्ची दोस्तियां बनाई, सच्ची दोस्तियां निभाई। और ये आपने देखा जैसे ही अनाउंस होता है कि शिव और स्टैन बनते टॉप 2, सबसे ज्यादा खुश था साजिद खान, सबसे ज्यादा खुश था अब्दू
और निम्रत तो लिटरली रो रही थी, सुंबुल खुशी से उछल रही थी। ये 4 लोग सबसे ज्यादा खुश थे। और सबसे दुखी कौन थे? विकास, अंकित, गौतम, गौरी नगौरी, सृजिता और जितने भी झंडली के लोग हैं, टीना, मतलब इतने सारे लोग। खुश कितने लोग थे? वहां पर गिनती के 4 लोग खुश थे, जबकि 6 से 7 लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके बावजूद ये लोग बोल देते हैं कि भैया वो अकेली थी, घंटा अकेली थी। ये चूरन चिपकाना बंद करो बे, जितने भी जग्गा फैंस है। तुम्हारी उडारियां नहीं, उल्लू की जो बुली बाई है ना, उसको आप कितना भी डिफेंड कर लो, लेकिन जैसे कि सुअर जो होता है ना, उसे आप कितना भी इतर लगा दो, वो कूदेगा गटर में। तो आपकी जग्गा और अर्चना गटर छाप लुखियां हैं, वो कहीं से कहीं तक फाइनल में आना डिजर्व नहीं करती थी। एहसान मानिए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए, थोड़ा सा थैंक्स कीजिए मेकर्स को, जो अर्चना और प्रियंका जैसे फेक लोगों को भी वो टॉप 5 में लेकर के आ गए। तो शो सम ग्रेटिट्यूड और जेलसी या फिर नफरत करना छोड़ दीजिए। और अंकित और अर्चना की ही तरह उनके जितने भी फैंस जो कि इनसिक्योर हो रहे हैं या फिर जल रहे हैं एमसी से, भाई जलना बंद कर दीजिए। ऊपर वाला आपको भी तरक्की दे देगा। वो बंदा रियल था, वो जेन्युइन था और सबसे ऑनेस्ट था। ऑनेस्टी से मुझे एक बात और याद आई, इसने एमसी स्टैन ने बाहर आते से ही बोलना शुरू कर दिया कि भैया उसको ज्यादा वोट आए हैं, अदरवाइज सबसे ज्यादा डिजर्विंग शिप था। एमसी ने बाहर आकर के एक बात और कही है, जिसकी वजह से ना उसके लिए मेरे मन में थोड़ी रिस्पेक्ट और बन गई है। जहां वो चुबीना ने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि प्राइज मनी से वो अपने गांव में सड़क बनवाएगी, एमसी ने बेबाक तरीके से बोल दिया कि उसने अपनी एक्सेसरीज या लॉकेट वगैरह पे बहुत पैसा उड़ा दिया। अब वो एक घर खरीदना चाहता है, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसे इस्तेमाल करेगा। और ये जितने भी है ना चुबीना जैसे लोग या फिर फेकसवी जैसे लोग जो बड़ी बड़ी डींगे फेंक के चले गए, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता भाई साहब, सब अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो एमसी वाकई में ऑनेस्ट था। उसकी ऑनेस्टी और उसका दूसरों के लिए अच्छा सोचने का जो एक रवैया है, या जो उसकी जो मेंटेलिटी है, या उसकी जो एक थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं मेकर्स ने रिस्पेक्ट दिया है, सम्मान दिया है। ऊपर वाले ने भी कहीं ना कहीं उसे इस टैलेंट से नवाजा है। वो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो सबसे पहले उसका अच्छा होता है, सीधी बात, नो बकवास। और रही बात अपने शिव ठाकरे की, तो ऊपर वाला उसको बहुत तरक्की देने वाला भाई साहब। ये तो एक जर्नी है, ये तो एक शुरुआत है। शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस मराठी जीता, उसके बाद फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, बीच में उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। और जैसे मैंने शिव के कुछ इंटरव्यूज देखे हैं कि वो बहुत ट्राई कर रहा था बिग बॉस में आने का, और उसने मैनिफेस्ट भी किया है, उसने भगवान से प्रे भी किया है, उसने अफर्मेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज का इस्तेमाल किया है। एंड बिग बॉस मराठी के बाद जैसे ही वो बिग बॉस हिंदी में आया है, यहां पर भी टॉप 2 में आया है। यानी कि शिव ठाकरे इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि बिग बॉस के 2 सीजन में टॉप 2 में आया है और एमसी स्टैन बन चुका है बिग बॉस के इतिहास का सबसे यंगेस्ट विनर। तो ये 2 रिकॉर्ड बने हैं बिग बॉस 16 के अंदर, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये 2 बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं बिग बॉस 16 के अंदर, इसलिए अगर आप बिग बॉस 16 को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन बोले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग के साथ साथ ये सीजन एक पाथ ब्रेकिंग सीजन भी था, क्योंकि यहां पर काफी टाइम से जो एक वो चेन चली आ रही थी, वो चेन टूट गई है। यहां पर नॉन टीवी फेस जीत गया है, और ये सब इसलिए करा है क्योंकि अगले सीजन में किसी कलर्स टीवी वाले फेस को ये लोग जिता देंगे, और उसके जस्टिफिकेशन के लिए बोल देंगे अरे पिछला सीजन नॉन टीवी वाले को जिताया ना। तो अगर ये एक ऑड इवन भी करते हैं तब भी मतलब मैं कोई गलत नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि एक सीजन में किसी नॉन टीवी वाले को जिता दो, एक सीजन में किसी टीवी वाले को जिताएंगे, और वो तो होना लाजमी है भाई। ठीक वैसे जैसे फुद्दू फरन की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, अभी इन लोगों ने नॉन टीवी फेस को जिता करके अपने पाप धो दिए, अगले सीजन में किसी कलर फेस को जिता करके फिर से पाप कर देंगे। तो ये एक रूटीन चलता रहेगा। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिए, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।